गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। यहाँ हम लोग टॉपिक हमारा क्या है अभी, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेसेस, है ना। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक डाले हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस, है ना। ये नया टॉपिक जो है क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस। अब प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, अब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है कर्व सरफेसेस पे हो रहे हैं। दो मीडियम के बीच में बाउंड्री है जो क्या है, कर्व है ना। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है। उस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला और ये कर्व सरफेसेस के अंतर्गत लेंसेस भी कवर हो जाते हैं, लेंसेस भी कवर हो जाते हैं। और एक्चुअली हम लोग को थिन लेंसेस पढ़ना है, ना कि थिक लेंसेस पढ़ना है। ये भी एक बात बता दूं आपको। चलिए, तो इस संबंध में हमें अब क्या करना है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस के बारे में जानना है। पहला मीडियम हमने ये रखा है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हमने रखा हुआ है। और डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, बिकॉज लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्शन में लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एक बार जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड किया। इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है। तो क्या ये फॉर्मूला रेयर और डेंसर इस तरह से वैलिड है क्या? नहीं, ये फॉर्मूला हर एक केस में वैलिड है, हर एक केस में वैलिड है। अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाए तो उस केस में भी वैलिड हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से लाइट डेंसर पास कर रहा है, उस केस में भी हम इसको वैलिड कर सकते हैं। इट इज वैलिड फॉर द ऑल सॉर्ट्स ऑफ कर्व सरफेसेस। अगर ये इस तरह कॉन्वेक्स है ना, या कनकेव भी कर देंगे उस सरफेस के लिए वैलिड है, फॉर द ऑल सरफेसेस, है ना। जनरल वैल्यू बता रहा हूं, जनरल। इसको मैं लिमिट बताऊंगा कि ये प्लेन सरफेस के लिए भी कैसे वैलिड है, इसका लिमिटिंग केस बताऊंगा मैं, है ना। तो मतलब ये मत समझना कि मतलब रेयर से डेंसर में लाइट जा रहा है इसीलिए वैलिड है, इसी केस में वैलिड हो, ऐसा नहीं है। इट इज वैलिड फॉर द ऑल केसेस, चाहे डेंसर से रेयर में जाए, रेयर से डेंसर में जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला जो है ये हर एक केस में वैलिड है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस। कर्व सरफेसेस में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है, ये पोल से u डिस्टेंस पे रखा हुआ है, खड़ा है ना। इमेज जो बना इसका वो कैसा इमेज होगा भाई, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। देख लीजिए यहाँ वर्चुअल इमेज बन रहा है v डिस्टेंस पे, पोल से v डिस्टेंस पे उसी मीडियम में, सेकंड मीडियम में, पहला मीडियम सेकंड मीडियम, पोल से डिस्टेंसेस मेजर होते हैं। रिफ्रैक्शन में भी ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल द साइन कन्वेंशंस आर सेम एज इन द कर्व मिरर्स। कर्व मिरर्स में जो साइन कन्वेंशन होता है उसमें भी और इसमें भी सब कुछ सेम होगा, है ना। अभी रिफ्रैक्शन का देखो कि लाइट जो है ऑब्जेक्ट से यहाँ जा रहा है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो कर्व सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो ये एक नॉर्मल सा बन जा रहा है ना, एक नॉर्मल लाइन बन जा रही है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, है ना। इसको हमने n से डिनोट कर रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है। तो इस केस में हो क्या रहा है कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, रिफ्रैक्शन होके जा रहा है। तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे μ1 और μ2 का फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि क्या फॉर्मूला आ रहा है। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी कितना है भाई, R है। यहाँ अल्फा एंगल हमने बना के रखा हुआ इसको, ये OCD एंगल अगर लेते हैं तो अल्फा एंगल देखिए यहाँ पर है, ये बीटा एंगल है, ये गामा एंगल है। इसको आप देख लीजिए, सारी चीजें आपके सामने है। तो अब इस केस में हम लोगों को एक एक चीजों को समझना होगा, जानना होगा। रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन रिफ्रैक्शन जो है काफी नजदीक में हो रहा है। रिफ्रैक्शन जो है इतना बड़ा नहीं हो रहा है, इसके नजदीक में आ रहा है ना। जितने सारे एंगल्स आप देख रहे हैं, आई, अल्फा, बीटा, गामा, आर, लैम्डा, डेल्टा, जो कुछ भी है, जितने सारे एंगल्स आपको देखने को मिल रहा है सब के सब स्मॉल एंगल्स हैं, वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए स्मॉल एंगल्स जब होते हैं तो अगर साइन आर ये सब स्मॉल एंगल्स हो जाएंगे
तो साइन आई के बदला हो जाता है एंड दैट इज इक्वल टू टेन आई के बदला हो जाता है इक्वल, ये सब इक्वल हो जाता है अप्रोक्सीमेशन लगा के, तो ये टेन आई के बराबर हो गया है ना। तो स्मॉल एंगल्स अगर लिखेंगे तो ये साइन आई के बराबर हो जाएगा। म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इन ट्रायंगल ओसीडी को देखिए, ओ सी एंड डी है ना, इस ट्रायंगल को देखिए आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है ना जी, अल्फा प्लस बीटा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स है ना, दो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हो जाएगा। इन ट्रायंगल आईसीडी बीटा इज इक्वल टू आर प्लस लैम्डा, आर प्लस डेल्टा। अगर मैं आईसीडी की बात करूं, आई सी एंड डी की बात करूं, तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा। ये दोनों इक्वेशन को देख लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, बहुत सारे इक्वेशन है यहाँ पर है ना, बहुत सारे इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट बना दो, ये इक्वेशन सेकंड बना दो, ये इक्वेशन थर्ड बना दो। ओके, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड एंड सेकेंड का यूज करके देखेंगे तो सॉरी 1, 2 एंड 3 का यूज करके देखेंगे तो हमारे पास जो कहानी आ रही है वो कितना आ रहा है, तो म्यू वन आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा, और म्यू टू आर के बदले हम लिखेंगे बीटा माइनस डेल्टा। इस तरह से हम लोग यूज करके लिखेंगे, देखेंगे, देख रहे हैं। इसमें दो दो कहानियां आपको देखने को मिलेगा कि जब हमने स्मॉल एंगल आई को समझा, ये स्मॉल एंगल्स है, तो इस साइन आई के बदला हमने आई लिखा, अप्रोक्सीमेशन है उसके बराबर है। लेकिन अल्फा बीटा को जब लिखेंगे, बीटा डेल्टा को जब लिखेंगे, तो देखना इसमें 10 अल्फा और 10 बीटा के बदला लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए अच्छे से समझाया गया है, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू डेल्टा दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस 1 इनटू बीटा, इस तरह से हम लिखे हैं। म्यू वन इज इक्वल टू वाई बाय माइनस यू प्लस वाई टू बाई वाई बाई भी, इतना सारा चीज हम लोग लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर केस में देखिए मैंने आपसे पहले बताया था, यहाँ पे क्या है, अल्फा 10 अल्फा के बराबर मान लेंगे, बिकॉज अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल है, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा है ना, साइन अल्फा भी हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे 10 अल्फा बना है, बिकॉज दिस एंगल्स आर वेरी स्मॉल होने की वजह से y बाय माइनस यू विद साइन कन्वेंशन लगाएंगे, PO को लिखेंगे माइनस यू, PO है ना, PO क्या है, माइनस यू, क्योंकि लाइट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड अगेंस्ट द लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो माइनस यू यहाँ पे आ गया, y बाय माइनस यू प्लस y2 y बाय v, इस तरह से हम लिखेंगे, y2 माइनस y म्यू टू माइनस म्यू वन y बाय r, इस तरह से हम लिखेंगे। जो सजा कि आपको रिजल्ट में आ रहा है कुछ इस तरह से आएगा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, ये क्या है भाई, बेसिक फॉर्मूला रिफ्रैक्शन का कर्व सरफेसेस के लिए, ये बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखो और काफी इजी है याद रखना। म्यू टू का मतलब कब लिखेंगे, म्यू टू बाई भी, ये हमेशा याद रहेगा आपको कि सेकेंड मीडियम में इमेज बन रहा है, इस चीज को आप लोग याद रखो, सेकेंड मीडियम में इमेज बनेगा तो म्यू टू बाई भी ये याद रहेगा, माइनस म्यू वन बाई यू, माइनस साइन रहना चाहिए, माइनस साइन लगा कर रखेंगे है ना, और माइनस म्यू वन बाई यू, पहला मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो यहाँ लिखेंगे म्यू वन बाई यू, इसके बाद लिखेंगे म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, इसके बाद ये म्यू टू माइनस साइन यहाँ पर और म्यू वन वहां लिख देंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर लगा देंगे, लिख देंगे है ना। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे लाइट डेंसर से रेयर में जाए या रेयर से डेंसर में जाए। अभी लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा था, अगर ये डेंसर से रेयर में जा रहा होता तो भी फॉर्मूला वही होता। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से यहाँ अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो फॉर्मूला वही होगा, सेम फॉर्मूले आएंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा है ना। तो ये फॉर्मूला हर एक कर्व सरफेसेस के लिए वैलिड है, ठीक है। अगर मैं इसी में स्पेशल बना दूं म्यू टू बाई म्यू वन को म्यू मान लूं शॉर्ट करने के लिए है ना, शॉर्ट करने के लिए म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू म्यू है ना,
बाई v माइनस वन बाई यू दैट इज इक्वल म्यू टू बाई म्यू माइनस वन बाई आर। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, म्यू बाई v माइनस वन बाई यू दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस वन बाई आर। ये फॉर्मूला याद रखना काफी आसान है। म्यू टू माइनस म्यू वन उधर आ जाएगा, म्यू टू बाई v जिसमें इमेज बन रहा है माइनस म्यू वन बाई यू जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस तरह से हम लोग फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भूलने वाली चीज नहीं है, ये आप नहीं भूल सकते हो। इतना अच्छा फॉर्मूला है, इसको आप भूल भी नहीं सकते हो। ओके, तो चलिए रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग कर रहे थे, प्लेन सरफेसेस के बारे में रिफ्रैक्शन पढ़ा था। तो आप इस केस को समझो, इस केस को देखो आप लोग। फॉर द प्लेन सरफेसेस, अगर मैंने प्लेन सरफेस के बारे में बताया था तो प्लेन सरफेसेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ तो कर्व सरफेस के लिए r है, अगर मैं इसको प्लेन बना दूं तो क्या होगा भाई, r बिकम्स इंफिनिटी, ये क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, म्यू टू बाई v माइनस म्यू वन बाई यू दैट इज इक्वल टू वन बाई इंफिनिटी, जीरो आ रहा है। आंसर में कितना आ रहा है, म्यू टू बाई v दैट इज इक्वल टू म्यू वन बाई यू। आखिर ये u क्या है, u है रियल हाइट, मान लो रियल हाइट है, u बाई v लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, u इज इक्वल टू, या नहीं तो आप v इज इक्वल टू लिखो, v इज इक्वल टू लिखो कितना आएगा, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू यू, ये आ रहा है। चलिए इस फॉर्मूले को भी आप देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि एपरेंट हाइट कितनी थी, है ना, क्या पढ़ा था, एपरेंट हाइट इज इक्वल टू यू को मान लो रियल हाइट और लिख लो म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल हाइट, है ना। तो अगर मैं म्यू वन बाई म्यू टू लिख दूं तो क्या आ जाएगा, म्यू वन बाई म्यू टू को म्यू लिख दो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना, और है ना, अगर म्यू टू बाई म्यू वन को म्यू लिख दूं तो क्या होगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कहानियां थी, है ना। म्यू वन बाई म्यू टू को म्यू हाथ नीचे आ जाएगा, और म्यू टू बाई म्यू वन को म्यू रखेंगे तो इस तरह से कहानी आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेसेस बिल्कुल सही था, कुछ भी गलत नहीं था। इसी से डिराइव करके हम उसको लिख सकते हैं, है ना। इसी का एक स्पेशल केस है रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेसेस। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। इसी के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी में आते भी हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में, और उसी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ओके हम लोग अब आगे चलते हैं, सोचते हैं कि अगर मिरर का फॉर्मूला वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ फोकस लिखे थे, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या था, लेटरल मैग्निफिकेशन क्या था, माइनस वी बाई यू, है ना। तो इसको अब लोग रिफ्रैक्शन के टर्म में अब इसको समझेंगे। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होगा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको सजाया जाए तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, v बाय म्यू टू, ठीक है, और ये क्या है, u बाय म्यू वन, है ना। ये माइनस साइन यहां लिख देंगे, यहां प्लस लिख दिया, और सब कुछ सेम आ रहा है। तो इसको अगर हमने इससे कंपेयर किया, इसको हमने अगर v से कंपेयर किया, इसको हमने इससे कंपेयर किया, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन रिफ्रैक्शन के टर्म में, रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस के टर्म में हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस v बाई म्यू टू, v बाई म्यू टू डिवाइडेड बाई u बाई म्यू वन, इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा, v बाई u म्यू वन बाई म्यू टू, क्या होगा भाई, म्यू वन बाई म्यू टू आ जाएगा। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे
जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मार्क ऑफ साइज 0.2 सेंटीमीटर ऑन सरफेस ऑफ ए ग्लास स्फीयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज व्यूड थ्रू द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, वेयर इज द इमेज सीन एंड ऑफ व्हाट साइज। इमेज का साइज कहां पर है और डिस्टेंस कहां पर है वो समझेंगे। तो 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन देखो, और मैं आपको यही बोलूंगा पहले आप ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का, सॉल्यूशन मत देखो। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, बने या ना बने दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एटलीस्ट यू मस्ट ट्राई द क्वेश्चन। ठीक है, जिनका फिजिक्स में अच्छा इंटरेस्ट है वो अच्छा रैंक लाते हैं, जिनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं है वो छट जाते हैं। फिजिक्स ही तो है ऐसा रिजल्ट देने वाला सब्जेक्ट है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जो टॉपर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है, काफ़ी इजी भी है, इससे इजी सब्जेक्ट होता ही नहीं, काफ़ी इजी है। और अगर आप में इंटरेस्ट है तो ही आप अच्छा रैंक ले पाओगे, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स में ही मार्क खा जाते हैं, फिजिक्स में ही उनका अच्छा स्कोर नहीं होता, इसीलिए आप लोग फिजिक्स पे ध्यान दो, है ना। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको बनाओ, है ना। ये रुड़की का क्वेश्चन है, ये रुड़की 1997 का क्वेश्चन है, ये 1997 का रुड़की का क्वेश्चन है, ये इसको आप सॉल्व करो, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्लास बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल ग्लास बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बात समझ में आ गया। ये सेंटर है, चलिए ये भी ठीक है। ऑब्जेक्ट है कहाँ? ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास, इस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, हियर इज द ऑब्जेक्ट। अगर ये सरफेस पर है, अगर इस सरफेस पर है तो कहानी क्या होगा? अगर इस सरफेस पर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, इट इज ऑब्जेक्ट, तो इस जगह पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर यहां ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो तो इस जगह पर रिफ्रैक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, नहीं सोचेंगे। ओके, तो यहां रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। अब क्या होगा? रे जो है इस ग्लास में यहां से जाएगा और ये एक नॉर्मल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ लाइट गया और इसके बाद इसको क्या होना चाहिए? सीधा जाना चाहिए, लेकिन है क्या, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, ये सीधा नहीं जा करके, है ना, ये इधर चला जाएगा, है ना, इधर चला जाएगा। ओके, कुछ बेंड करेगा, इधर इधर जा रहा है ना। तो बेंड करने की वजह से ये पीछे एक वर्चुअल इमेज छोड़ेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, है ना। तो रिफ्रैक्शन हो कहां से रहा है उस चीज पे हम लोग गौर फरमाएंगे। ये इमेज है ऑब्जेक्ट का और आप देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज सामने आ रहा है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा? इतना है ना। एक्चुअली ये रे क्या सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा रे नहीं जा करके क्या कर रहा है, ये घूम रहा है ना, घूम रहा है, बेंड कर रहा है। तो बेंड करने की वजह से ऐसा हो रहा है, एक रे इधर डायरेक्टली जा रहा है ना। डायरेक्टली जाने की वजह से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से इमेज को देख रहा है। इस तरह का घटना घट रहा है। साइज इसका दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, इमेज का साइज फाइंड करना है, प्लस इमेज का वी कितने जगह पे कहां पे है वो देखना होगा। तो अगर हमने इसको पोल बना दिया और आंख काफी नजदीक में इसके रख देते हैं तो यहाँ सारा डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस केस को समझने के लिए पहले आप ये समझो यहां से यहां ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। तो डायमीटर कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो u इज इक्वल टू हाउ मच? u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। भी हमें निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 दिया हुआ है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके हमारे पास क्या आएगा? v की वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। यहां देखिए v की वैल्यू क्या होगी? 1/v या μ2/v दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है, प्लस μ1/u, है ना। तो अब हम यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई
चलिए यहाँ पे μ1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे μ2/v यूज करेंगे। μ2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/v इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू 1 माइनस μ1 की वैल्यू कितनी है, तो 1.5 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू यहाँ अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा -5, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस μ1 की वैल्यू कितनी है भाई, तो 1.5 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी है, तो -10 है ना। तो अब हम इससे v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजी वे में, है ना। 1/v को फाइंड करेंगे तो -10 एलसीएम आ जा रहा है, और इसके बाद ये जो कहानी बन रही है कितना हो रहा है -1.5 है ना, -0.5 इंटू 2 कितना आ रहा है -1 है ना, -1 प्लस 1.5 मतलब ये आएगा 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना 0.5 इंटू 2 मतलब v की वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है -20 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब यहां से अगर डिस्टेंस हम मेजर करें तो ये भी यहां से यहाँ 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, मतलब ये 20 सेंटीमीटर है। यहां से यहां अगर देखें तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर आ रहा है। v हमें पता चल गया, तो आप साइज भी पता कर सकते हैं, इमेज का साइज। तो मैग्निफिकेशन देखेंगे जो क्या है हाइट ऑफ इमेज, इसका डिफिनेशन लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसका फॉर्मूला हमने लिखा था v/u इंटू μ1/μ2, ठीक है जी, μ1/μ2। तो इस वैल्यू से आप हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। hi इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन तो ho लिखेंगे है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ ho इंटू कितना क्या v इज इक्वल टू कितना दिया -20 सेंटीमीटर, -20 ऑब्जेक्ट कितना है -10 है ना, और उसके बाद μ1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5, μ2 की वैल्यू कितनी दी हुई है तो 1 है ना, यहाँ इतना वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, ये कट गया 2 सेंटीमीटर 4, और कितना आ रहा 2 इंटू 1.5 है ना, ये कितना आ रहा है 3 इंटू 2 0.6 सेंटीमीटर। हाइट जो है इमेज का हाइट कितना आ रहा है 0.6 सेंटीमीटर, मतलब पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब जो इमेज है वो कैसा है इरेक्ट, मैग्नीफाइड, बड़ा दिख रहा है ना, और वर्चुअल इमेज कैसा है, क्या ये वर्चुअल है बताइए, यस इमेज जो है तो क्या है वर्चुअल। इस तरह से हम लोग समझेंगे जानेंगे, इमेज रियल नहीं है ना। चलिए इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है और वर्चुअल है ना, ठीक है, ओके।